बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव और आज आप देख रहे हैं महायुद्ध की अपडेट मेरे साथ रिपब्लिक भारत पर। मंच पर ललकार बड़ी आसान होती है, लेकिन जब मोर्चे पर हालात बदलते हैं तो सियासत के तेवर भी बदल जाते हैं। हर मसले का हल एक्स पोस्ट या ट्वीट से निकालने वाले शायद हालात से अब थोड़ा डरने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या ईरान के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप की सियासत बैकफुट पर है, क्योंकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू से मिलकर जंग रोकने की बात करूंगा। ट्रंप की राजनीति भी का अंदाज भी बड़ा दिलचस्प रहा है, या यूं कहें कि अजीबोगरीब रहा है। पहले बयान ऐसे आते हैं जैसे अभी युद्ध छिड़ जाएगा, और फिर कुछ दिन के बाद लगता है कि कूटनीति को भी मौका दिया जा सकता है। खैर, दुनिया ये भी देख रही है कि कुछ नेता जंग को भी इवेंट बना देते हैं, जैसे शोर हो फिर शो हो, और जब हालात कठिन हो जाए तो रणनीति का नया एपिसोड शुरू कर दो। दुनिया के 8 देशों का युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप ईरान के साथ 10 दिन की जंग में ही हांफने लगे। तथाकथित सुपर पावर का अहंकार, घमंड और वहम 10 दिन में टूट गया है। अब ट्रंप के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि जंग में पीछे हटे तो हटे कैसे। साल 2024 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने बड़े बड़े दावे किए थे। ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि अगर वो चुनाव नहीं जीते तो इजराइल 1-2 साल में ही खत्म हो जाएगा। सुनिए सर। And if I don't win this election, Israel is doomed. Israel is doomed. That's a tough statement. Israel will be gone. 1 year, 2 years, Israel will no longer exist. I better win. I better win, or you're going to have problems like. 1.5 साल पहले तक ट्रंप ईरान से इजराइल को बचाने का दम्भ भरते थे, लेकिन ईरान के साथ 10 दिन की जंग में अमेरिका के ताकतवर होने का गुमान दूर हो गया है। अब जान बचानी मुश्किल पड़ रही है, इसलिए ट्रंप कह रहे हैं जंग रोकने के लिए मैं नेतन्याहू से सलाह करूंगा। जंग रोकने का फैसला एक तरफा नहीं होगा, लेकिन आखिरी फैसला मैं ही करूंगा। सवाल यह है कि जो ट्रंप ईरान को पूरी तरह मिट्टी में मिला देना चाहते हैं, वो अब जंग खत्म करने की बात क्यों करने लगे, वो भी महज 10 दिन में। आखिर ट्रंप को बैकफुट पर क्यों आना पड़ा? दरअसल ग्लोबल बिरादरी शुरू से ही ईरान पर हमलों की निंदा कर रही है। स्पेन ने हमलों को अन्यायपूर्ण बताया था। फ्रांस ने जंग की निंदा करते हुए इंटरनेशनल कानूनों की दुहाई दी थी। ब्रिटेन ने तो उनके देश में मौजूद अमेरिकी अड्डों का इस्तेमाल तक नहीं करने दिया। भारत भी शांति और संवाद पर जोर दे रहा है। एक सर्वे में ये तक दावा किया गया है कि अमेरिका के 50% लोग भी ईरान पर अमेरिकी हमलों का विरोध कर रहे हैं। मतलब ट्रंप चारों तरफ से घिर गए। ट्रंप पर जबरदस्त ग्लोबल प्रेशर है। यही कारण है ट्रंप अब जंग रोकने की बात करने लगे। 10 दिन में ट्रंप के घुटने लड़खड़ाने लगे। जो
देश अमेरिका के साथ दोस्ती के टेबल पर गलबैयां करते थे, जिन देशों को ट्रंप गले लगाते नहीं थकते थे, ट्रंप को लगा कि जंग में उनके साथ सीधे तौर पर दोस्त भी खड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका के हथियार जंग में खाक हो रहे हैं और ट्रंप के दोस्त उन्हें निंदा की घुट्टी पिला रहे हैं। पिछले 10 दिन में करीब 10 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। जंग में अब तक $6 बिलियन से $10 बिलियन तक फूके जा चुके हैं। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप और 200 से ज्यादा विमानों के संचालन का खर्च भी लगभग $60 मिलियन आ रहा है। जंग का नतीजा फिर भी ट्रंप के मन मुताबिक नहीं है, इसलिए ट्रंप को अब एक ही रास्ता नजर आ रहा है और वो रास्ता है बैकफुट। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। युद्ध क्षेत्र से इस वक्त की एक बड़ी अपडेट जान लीजिए। ईरान पर एक साथ 20 बम दागे गए हैं। IRGC के कमांड हेडक्वार्टर पर यह हमला किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया है। तेहरान में मॉन्टेजरी कैंप पर अटैक किया गया है और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अटैक की तस्वीरें हैं। मॉन्टेजरी कैंप पर यह अटैक किया गया है और पूरा इलाका धुआं धुआं। ये अटैक की तस्वीर बेहद अहम है, बेहद भयावह है और ये दिखाती है कि ये युद्ध किस ओर जा रहा है। तेहरान में जो अटैक हुआ है, हम उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तेहरान में अटैक की तस्वीर है। 1 2 3 4 5 नहीं, एक साथ 20 बम दाग दिए गए, 20 बम गिरा दिए गए। उसके बाद का मंजर ये हम आपको दिखा रहे हैं। जंग चल रही है, बयान आ रहे हैं, डर और दहशत का माहौल भी है, लेकिन इन सब के बीच मिडिल ईस्ट की सियासत में एक नया इम्तिहान शुरू हो चुका है। अयातुल्लाह अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। दुनिया देख रही है और सोच रही है कि क्या मुज्तबा इस विरासत को संभाल पाएंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं है, सवाल है ईरान की सुरक्षा का। सवाल उस युद्ध में खुद को बचाने के साथ साथ पलटवार करने का भी है, जिस जंग में ईरान के सामने इजराइल और अमेरिका जैसे देश खड़े हैं। किसी महान संत ने कहा है कि सत्ता की असली परीक्षा तभी होती है जब दुश्मनों से भरा हुआ मुल्क हो और आप अपनी सत्ता स्थापित करने के साथ साथ राष्ट्र रक्षा भी करें। खामेनेई की मौत के 10 दिन बाद ईरान ने उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर तो चुन लिया, लेकिन ईरान पर अब संकट के 2 नए फ्रंट खुल गए हैं। पहला संकट है इजराइल अमेरिका के हमलों से नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को बचाकर रखना, और दूसरा संकट है ईरान के अंदर ही मौजूद मुज्तबा के विरोधियों से लड़ना। मुज्तबा खामेनेई 56 साल के मुज्तबा खामेनेई को देश के सर्वोच्च पद पर 88 सदस्यों की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने नियुक्त किया है। सुप्रीम लीडर की ताजपोशी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए हैं, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि ईरान उनके बिना सुप्रीम लीडर न चुने। ट्रंप ने यहां तक कहा था कि सुप्रीम लीडर जो भी होगा वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, इसलिए अब पूरी दुनिया की नजर ट्रंप के अगले कदम पर है। दरअसल ट्रंप चाहते थे कि ईरान में उनके मन मुताबिक लीडरशिप का चयन हो। हमले के बाद ही ट्रंप ने ईरानी लोगों को खामेनेई शासन से निजात दिलाने की बात कही थी, लेकिन ईरान ने ट्रंप की धमकियों की परवाह नहीं की। ईरान में खामेनेई शासन 2.0 की शुरुआत हो गई।
मुस्तफा खामनेई ने सर्वोच्च गद्दी संभाल तो ली है, लेकिन इस गद्दी में चुनौतियों के कांटे लगे हुए हैं। मुस्तफा पर वंशवाद के आरोप लगने लगे हैं। दरअसल ईरान की 1979 की क्रांति राजशाही के खिलाफ हुई थी। इतिहास में पहली बार ईरान की सत्ता पिता से पुत्र पर ट्रांसफर हुई है। ईरान की जनता आर्थिक तंगी, महंगाई और पाबंदियों को लेकर पहले से ही खामनेई के खिलाफ सड़कों पर थी। अब मुज्तबा का सुप्रीम लीडर बनना आग में घी की तरह काम कर सकता है। मुज्तबा को IRGC का करीबी माना जाता है, लेकिन मुज्तबा के सामने ईरान के कट्टरपंथियों और सेना के बीच तालमेल बिठाने की चुनौती है। मुस्तफा खामनेई के गद्दी संभालते ही खाड़ी में खंडहरों की नई दास्तान लिखी जाने लगी है। ईरान ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं, तो इजराइल भी ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है। इजराइल ने ईरान के 18 टैक्टिकल एयरबेस में से 10 एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया है। तेहरान के मेहराबाद में स्मगलिंग एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। तबरीज में F4 और F5 फाइटर जेट और रनवे नष्ट हो गए। शिराज में IL-76, C-130 ट्रांसपोर्ट और Su-22 फाइटर जेट्स मिट्टी में मिल गए। इस्फहान में हाईवे, बिल्डिंग और SAM इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। केरमनशाह में वेयरहाउस और SAM साइट डिस्ट्रॉय हो गई। जहेदान में अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरानी रडार सिस्टम तबाह हो गया। ईरान में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ तबाही का तांडव जारी है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के नए सुप्रीम लीडर को भी मौत की नींद सुला देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्षेत्र से एक और बड़ी अपडेट है। ईरान के मिनाब स्कूल हमले पर यह बड़ा खुलासा है। अमेरिका ने दागी थी टॉमहॉक मिसाइल। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है हमले में करीब 150 लोगों की मौत हुई थी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और 150 लोगों की मौत हो गई थी अमेरिका के टॉमहॉक मिसाइल में। मिनाब स्कूल था, उस पर हमला किया गया था। इसमें बच्चों को भी जान चली गई थी। इसीलिए हम बात कर रहे थे कि युद्ध में कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं। स्कूलों पर, अस्पतालों पर हमले नहीं होते हैं। यह युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन वही हुआ। अब अमेरिकी मीडिया ने यह दावा किया है कि अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइल उस स्कूल पर, मिनाब स्कूल पर मारी थी, जिसमें बच्चों की मौत हो गई थी। 150 बच्चों की मौत, लोगों की मौत। सिर्फ बच्चे नहीं थे, बच्चे और जो बाकी आसपास के लोग थे, उनकी संख्या, मृत लोगों की संख्या 150 थी। आप सोचिए, स्कूल पर मिसाइल अमेरिका ने दाग दी। ये कहा, ये युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन अमेरिका ये युद्ध अपराध कर रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। महोपनिषद के 4थे अध्याय का 71वां श्लोक है। अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आप जानते होंगे, हम भी जानते हैं। जो भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा यह श्लोक कहा जाता है। भारत के जीवन और व्यवहारिकता का दर्शन है ये। पूरी धरती परिवार के समान है, पूरी वसुधा परिवार के कुटुंब के समान है। भारत वही करते हुए दिख रहा है। भारत ने कह दिया है कि जंग नहीं, संवाद ही समाधान है। भारत एक ताकतवर देश है, लेकिन भारत की ताकत हथियारों से नहीं है, उस सोच से है जो कहती है कि जंग आखिरी रास्ता है, पहला नहीं। भारत की चिंता यह भी है कि जहां हमले हो रहे हैं वहां हजारों की संख्या में भारतीय रहते हैं। भारत को अपने नागरिकों की जान बचाना भी पहली प्राथमिकता है, जो NRI के रूप में भी उन देशों में रहते हैं। यह युद्ध का युग नहीं है। संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली, ये मानवता की पुकार है। अब से 4 साल पहले यानी 2022 में ही भारत ने युद्ध को लेकर अपनी नीति साफ कर दी थी। जंग रूस यूक्रेन की हो या फिर ईरान इजराइल की, भारत शांति और संवाद का पक्षधर रहा है।
भारत वसुधैव कुटुंबकम को सिद्धांत मानता है, दुनिया को शांति की राह दिखाता है। इसलिए भारत सैन्य बल के बजाय टेबल पर बैठकर बातचीत से समाधान निकालने की बात करता है। लेकिन दुनिया के कुछ देश हैं जिनके लिए विस्तारवाद ही सर्वोपरि है, इसलिए खाड़ी धधक रही है। मिडिल ईस्ट में तबाही मचाकर अमेरिका ने सिर्फ अरब देशों के नागरिकों को मुश्किल में नहीं डाला है, बल्कि वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को भी युद्ध की विभीषिका झेलने पर मजबूर कर दिया है। भारत जंगी हालातों की मॉनिटरिंग कर रहा है, नागरिकों को जंग के मैदान से निकाला जा रहा है। The conflict has spread to other nations with mounting destruction and deaths. I'm confident, sir, that the entire House joins me in expressing our sorrow at the loss of life. There are almost 1 crore Indian citizens who live and work in the Gulf nations. In Iran too, there are a few thousand Indians who are there for study and employment. The Gulf is also a major trade partner. मिडिल ईस्ट में करीब 1 करोड़ भारतीय नागरिक रहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा करीब 39 लाख भारतीय नागरिक यूएई में रहते हैं। 27 लाख भारतीय नागरिकों का ठिकाना सऊदी अरब है। कुवैत में भी 11 लाख से ज्यादा भारतीय नागरिक रह रहे हैं। ओमान में 13 लाख, कतर में 8 लाख और बहरीन में भी 3 लाख भारतीय नागरिक पढ़ाई या फिर नौकरी के सिलसिले में रह रहे हैं। मैं रियली एयर इंडिया को बहुत ही मैं ग्रेटफुल हूँ कि उन लोगों ने इतना अच्छा हम लोग को सपोर्ट किया और जैसे तैसे हम लोग को लेके आए वहाँ से। दुबई में अभी माहौल तो काफ़ी गंभीर है अभी भी, क्योंकि सवेरे काफ़ी आवाज़ें आ रही है, अभी भी ड्रोन शूट हो रहे हैं, काफ़ी लोग डरे हुए हैं। एंड जिसको जल्दी है, इमरजेंसी है, वो वाया मस्कत या दूसरे कंट्री के थ्रू रूट लेके निकल रहे हैं। एयर स्पेस बंद होने की वजह से एक एंग्जाइटी और डर का माहौल टूरिस्ट के अंदर है। हमने डिसीजन लिया बाय रोड ओमान जाके फ्लाइट लेके आने का, तो हमने मस्कत से फ्लाइट ली थी, अब मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह साफ कर दिया है कि ऊर्जा और संघर्ष में घिरे इलाकों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। Government has maintained close contact with relevant countries. In each case, we received assurances that the well-being of the Indian community will be the priority for the host government. I have, however, spoken to Foreign Minister Arakchi on 28th of February and the 5th of March. IRIS Lavan actually docked on 4th March in Kochi. The crew is currently in Indian naval facilities. साल 2024 से 25 में भारत और यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन के बीच करीब 15 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड हुआ था। भारत के ग्लोबल ट्रेड का 15% खाड़ी देशों के साथ ही होता है। तेल गैस की करीब 45% पूर्ति इन्हीं देशों से की जाती है, इसलिए खाड़ी के हालात सामान्य होने जरूरी है। भारत का मानना है कि तनाव कम करने और मुद्दों को सुलझाने के लिए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाया जाना चाहिए, लेकिन ट्रंप को यह रास्ता भला कहां समझ आता है। 2 महीने में ही ट्रंप 2 देशों को अस्थिर कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दुनिया की सियासत में एक सच बार बार सामने आता है कि जब स्वार्थ मनुष्य पर छाता है तो हर रिश्ता, हर नैतिकता और हर नियम पीछे छूट जाता है। चाइना भी यही कर रहा है। वो सब कुछ छोड़कर अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वॉर सुलझा रहा है ताकि पाकिस्तान से वो अपना फायदा निकाल सके, अपना फायदा पहुंचा सके। जंग की चिंगारी सिर्फ ईरान, इजराइल में ही नहीं भड़की है, बल्कि धुआं पाकिस्तान में भी उठा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मुनीर की कायर फौज पर विध्वंसक फायर खोल दिया है। 2 महीने में ही भारत और यूएई ने 2 देशों को अस्थिर कर चुके हैं। भारत का मानना है कि तनाव कम करने और मुद्दों को सुलझाने के लिए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाया जाना चाहिए, लेकिन ट्रंप को यह रास्ता भला कहां समझ आता है।
खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान की सेना को टीटीपी ने खदेड़ दिया है। ऑपरेशन खैबर के तहत पिछले 48 घंटे में टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के 36 ठिकानों को दहलाया है। इन हमलों के बाद पाकिस्तान बिलबिला उठा है। दरअसल टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा को आजाद कराने की कसम खा ली है। टीटीपी के ऑपरेशन खैबर से पाकिस्तान की सेना और हुक्मरानों में कोहराम मचा है। अब सोचिए, चाइना अपने दूत को अफगानिस्तान भेज रहा है काबुल में, ताकि ये जंग समाप्त कराई जाए। अब चाइना ऐसे फायदा उठाना चाहता है दो देशों की युद्ध शांत कराने के बाद। आज के लिए इस अपडेट में इतना ही। कल फिर इसी समय पर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ। हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट।